नमस्कार। जुबली पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और खास तौर से 14-15 जून की रात को जिस तरीके से भारत और चीन के सैनिकों की आपस में झड़प हुई, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा बना हुआ है। चीन के प्रति एक बहुत बड़ा गुस्सा पूरे देश में उमड़ा हुआ है और बहुत स्वाभाविक है वो गुस्सा। स्वाभाविक इसलिए कि जिस चीन के साथ हम कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिस चीन के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद के 6.5 साल करीब बीतने के बीच में 18 बार मुलाकातें की, हमने उनका हमेशा चीन के राष्ट्रपति का स्वागत किया, हमने उन्हें झूले पर बैठाया, हम उनके साथ हाथों में हाथ डाल के घूमे, हम उनको अपने मल्लापुरम जैसे हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर ले जाके उनका स्वागत करके एक जेस्चर दिखा रहे थे। वो जेस्चर ये दिखा रहे थे कि हम बहुत पॉजिटिव। चीन वादे कर रहा था लेकिन अपनी धोखाधड़ी से बाहर नहीं आ। अब जब 14-15 जून की बीती रात को जिस वक्त चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ एक बहुत बर्बर मुठभेड़ की, उसके बाद पूरे देश का गुस्सा उबल पड़ा है। इस गुस्से को अगर हम देखते हैं, ये एक बड़ा स्वाभाविक सा माहौल है और हर देशवासी इस वक्त गुस्से में है। लेकिन इस बीच में आम आदमी जिस उद्वेलना में है, जिस गुस्से में है, उसको ये समझ में आ रहा कि चीन का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और चीन का बहिष्कार करने के लिए हमारे पास हमने देखा है कि अतीत में हमारे पास एक रास्ता रहा कि साहब हम चीन की झालरों का बहिष्कार कर देते। और आज जब देश उबल रहा है तो टिक टैक और दूसरे वीवो ऐप, मतलब मोबाइल फोन के ऐप्स को लेकर के एक बहुत बड़ी उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स है पुलिस की, उसने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें चीन के ऐप्स को डिलीट करने के लिए कहा गया था अपने स्टाफ के लिए। आज सुबह की खबर यह है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट ने भी एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि ये ऐप्स खतरनाक हैं और इनसे डेटा चोरी हो सकता है। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। क्या महज चीन के ऐप्स को हम अगर हटा देंगे तो चीन को कारोबारी तौर पर हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर हम सीमा पर नहीं लड़ने की स्थिति है या हम नहीं चाहते हैं कि लड़ना, बावजूद इसके कि हमारे सैनिकों की बहादुरी में हमें कोई संदेह नहीं है और किसी को भी दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय सैनिकों के बहादुरी में किसी से कम है वो। लेकिन कभी झालर का बहिष्कार, कभी चीन के ऐप का बहिष्कार करके क्या हम चीन को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया में भी चल रहा है, ये सवाल हर आम आदमी के जहन में भी दौड़ रहा है। आज इस सवाल पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है अपने इस कार्यक्रम में। मनीष हिंदवी सोशल इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत गहरे तरीके से ये बता सकते हैं कि किस तरह से चीन के कारोबारी रिश्ते और चीन ने कारोबार में बढ़त कैसे बना के रखी है। रजत मेहरा साहब हैं हमारे साथ। रजत जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उद्योग जगत चीन को अगर बायकॉट करना चाहता है तो किस तरह से उसको वो बायकॉट करने में उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुमार भवेश चंद एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश दुनिया के मसलों के ऊपर उनकी निगाह रहती है। भारत में क्या हो रहा है, भारत की रणनीति क्या है, सरकार क्या कर रही है, ये सारी बातें आज हम करेंगे अपने इस प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में। मैं शुरू करता हूं मनीष भाई आपसे, क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए कि अब जब हम ये कह रहे हैं कि चीन के साथ हमारी जो लड़ाई होने वाली है वो घाटी में तो जो हो रही है वो हो रही है, गलवान की घाटी में जो संघर्ष चल रहा है, लद्दाख के मोर्चे पे संघर्ष चल रहा है, अरुणाचल के मोर्चे पे, डोकलाम पे, चुमार में, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां सेंसिटिविटी बनी हुई है। लेकिन बाजार के फ्रंट पे हम किस तरह से लड़ सकते हैं, इसके ऊपर आप अभी क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं शुरुआत में ही ये बात कर दूं, युद्ध की दशा में नुकसान सबको होगा, वो आर्थिक भी होगा, वो हर तरीके से होगा। तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करता हूं।
देखिए, जब हम इस तमाशे के पीछे जाते हैं कि चीनी झालरों का हम लोग बाइकआउट कर दें और चीनी सामान का कर दें, तो हमको ये समझना होगा कि हमारे और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो किस तरीके से हैं और कौन ज्यादा नुकसान में है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीन को, वो हमारे एक्सपोर्ट का 5% है। जो हम इंपोर्ट करते हैं चीन से, वो हमारे इंपोर्ट का 14% है। और ये रेशियो चीन के लिए 1 और 3% है। यानी एक बात बहुत स्पष्ट है कि चीन हावी है हम पर, हम चीन पर हावी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं सस्ते, वो पूरे भारत में छाए हुए हैं। वो चाहे खिलौनों से लगाए, फर्नीचर से लगाए, तमाम चीजें आप देख लीजिए। लेकिन बात इतने तक नहीं है। बात यह भी है कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो हम चाइना से मंगाते हैं। वो टेक्सटाइल ले लीजिए, वो फार्मा ले लीजिए, वो मोबाइल ले लीजिए। अब आप टेक्सटाइल की अगर एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, तो अगर आप सिंथेटिक यार्न की बात करिएगा तो लगभग 460 मिलियन डॉलर का हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल हमारा है। अगर आप सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे तो लगभग 360 मिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि एसेसरीज जो है, जो जिपर है, जो बटन्स हैं, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 100 मिलियन डॉलर के आसपास। सवाल इस बात का इतना डिपेंडेंस है, हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स में चीन ने अच्छा पैसा लगा रखा है। अगर आप आर्थिक फ्रंट पर बात करेंगे तो मैंने फिर अपनी बात रिपीट करता हूं कि चीन हावी है हमारे ऊपर। तो ये जो है ना कि हम चीन का नुकसान कर देंगे सामान ना खरीद कर, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ नुकसान कर देंगे आर्थिक मोर्चे पर, अगर प्रैक्टिकली अगर इस बात को समझा जाए। और मैंने कहा युद्ध की दशा में तो जहां बात आत्मसम्मान की है वहां भाई ठीक है, परेशानी सब सहेंगे, हम लोग भी सहेंगे, देश भी सहेगा। नहीं, लेकिन मनीष ये बात तो आपने बताई कि ठीक है चीन का इन्वेस्टमेंट है और वो किस तरह से एक प्लस लेकर के हमसे इस वक्त है कारोबारी बाजार में जी। लेकिन मैं रजत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी, हाँ जी। कारोबारी फ्रंट पे अगर हम देखें और खास तौर से जो हमारी जो एमएसएमईज हैं, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अगर चीन का एक अचानक बायकॉट हमने किया तो हमारे इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर क्या कोई बुरा असर पड़ने वाला है, या हम तैयार हैं कि हम इसको आसानी से रिप्लेस कर दें? उत्कर्षी, देखिए, इंडिया के अंदर जितना मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसका जो भी टोटल वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसका लगभग 20% इम्पोर्ट्स चीन से हो रहा है। जितना भी चीन से इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उसकी वैल्यू इज इक्वल टू रफली अबाउट 20% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग बीइंग डन इन इंडिया। तो नंबर एक, तो दैट शोज कि हमारी 1/5 और 1/6 ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू एक्चुअली गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर तो पड़ेगा अगर हम इमीडिएटली रोकते हैं। लेकिन अब आपका इशू, आपने जो बात करी कि एमएसएमई अगर अपना माल मंगवाना बंद कर दे तो इसका क्या असर पड़ेगा, तो आप ये देखिए कि सबसे पहली बात है कि चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड वो $3 ट्रिलियन है। और इंडिया का जो चाइना से इंपोर्ट है that is roughly about $70 billion that was in 2018-19. 2019-20 में up till 15 फरवरी तक ये इंपोर्ट से लगभग $63 बिलियन। अब क्योंकि 15 फरवरी और 31 मार्च के बीच में चाइना खुद लॉकडाउन से गुजर रहा था, इंडिया भी लॉकडाउन में चला गया, तो ट्रेड कोई बहुत ब्रिस्क नहीं था। तो इस वजह से ये एक चीज तो निश्चित है कि इस साल 2019-20 में भी इंडिया का इंपोर्ट चाइना से $70 बिलियन से कम ही रहा होगा। अब इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए, विज़ावी चाइना का जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया का शेयर इज जस्ट अबाउट 2.33%, विच इज नॉट अ वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट, नंबर वन। तो अगर 2.3% मान लीजिए जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर चीन को हम इंपोर्ट करना बंद भी करते तो चीन की सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब 2.33%, देखिए फर्क पड़ने को पड़ता है अगर ऐसे बूंद बूंद से सागर बन जाता है। अगर इसी तरह से दुनिया के सारे देशों के साथ वो उलझता रहा और हर एक के साथ अगर वो इसी तरह से अगर
अपने रिश्ते खराब करता रहा। यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रही है, यूरोप के अंदर भी चाइना को लेके बहुत सारी कोई बहुत फेवरेबल क्लाइमेट नहीं बन रही है, व्यूज नहीं बन रही, इंडिया के साथ भी उलझ गया। तो इस तरह से 2-3% जब ऐड हो जाता है तो सब अगर पूरे वर्ल्ड से हो जाता है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए नवंबर में आरईसीपी को लेके बहुत ज्यादा चाइना अग्रेसिव था और इंडिया सडनली ऑल अलोंग इस आरईसीपी के ऊपर काफी महीनों सालों तक डिस्कशन चलती रही और फिर नवंबर में सडनली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वॉकआउट कर गए क्योंकि चाइना इंडिया की कई सारी टर्म्स को लेके बहुत फेवरेबल नहीं था, जो कि इंडिया को लगता था कि इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है कई सारी प्रोडक्ट्स को लेके, कई सारे सेक्टर्स को लेके। अब उसके बाद अब आप देखिए अप्रैल में भी चाइना ने इंडिया को फिर से एक मैसेज भेजा कि आपकी जो मिसगिविंग्स हैं चाइना को लेकर वो उसको हम एड्रेस करेंगे और आप आरईसीपी को दोबारा ज्वाइन करें। तो ये सब मल्टीलैटरल बेसिकली सब रिलेशनशिप्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं और ये इतने हल्के में नहीं चलते कि अगर किसी ने कुछ मतलब थोड़ी बहुत बॉर्डर्स कमिशंस हो गई। फॉर एग्जांपल 3 साल पहले आप अगर याद करिए तो डोकलम में जो स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस वक्त भी माहौल और उस वक्त भी सेंटिमेंट्स लगभग बिल्कुल इसी तरीके से हुए थे, लगभग बिल्कुल यही सब बातें हुई थी कि चाइना और चाइना के प्रोडक्ट और इंपोर्ट सब डंप कर दें, हम लोग को नहीं करना चाहिए। 3 साल गुजर गए, लेकिन हाँ अब 3 साल गुजर गए तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि 2017-18 में हमारा इंपोर्ट चाइना से $78 बिलियन था, वो घट के $70 बिलियन आया, अब जो है लगभग $670 बिलियन से कम हो गया। सो एक बात तो तय है कि जब भी चाइना इस तरह की हरकतें करता है, जब भी इस तरह से टेस्ट करेगा, तो भले चाहे उसके बाद वुहान समिट हुई, हमारे प्रधानमंत्री वुहान गए, 2 दिन उनके वहां रहे, उनके शी जिनपिंग से मिले, फिर शी जिनपिंग अभी पिछले साल यहाँ पे आए, महाबलीपुरम में मिले। जाहिर सी बात है ना तो वुहान के मौसम को वो डिस्कस कर रहे थे ना महाबलीपुरम को, डिस्कस तो एक ही चीज कर रहे होंगे कि बॉर्डर इश्यूज क्या हैं और बॉर्डर इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए। और मैं आपको यहाँ पर रजत जी थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि मैं जब इस पूरे मसले के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने उन 18 जो मुलाकातें नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की हुई हैं पिछले 6.5 सालों में, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाई दिए। पहली मीटिंग जब हुई थी तो जो साबरमती पे हुई थी, जहां की तस्वीरें हम झूला झूलते हुए दोनों नेताओं की देखते हैं, उसमें एक बात आई, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण आई थी। एक तो बात यह आई थी कि चीन ने यह कहा था कि ड्रैगन और हाथी अगर एक साथ डांस करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 1, अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव था। दूसरा, चीन ने कहा था कि 20 खरब यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हम 5 साल में करेंगे। तीसरी बात जो चीन ने कही थी वो ये कही थी कि जो गंभीर मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, उनके ऊपर जरूरी बात होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद से जब मैं सारी मीटिंग्स की डिटेल्स देख रहा हूं तो एक दफा ऐसा हुआ है जब हमने स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर बात की है, अदरवाइज हमारी बात ट्रेड को लेकर के हुई है। और तब जब मीटिंग्स होती रही हैं हमारे प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो ऐसी 6 बार ऐसे वाकयात आए हैं जब ड्यूरिंग मीटिंग एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा, बॉर्डर की जहां तक बात करें। इस बीच में और आज 6.5 साल बाद अगर हम देखते हैं तो ये भी देख रहे हैं कि 20 खरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का जो एक कमिटमेंट था उसमें 1 खरब डॉलर के आसपास ही इन्वेस्टमेंट चाइना ने डायरेक्टली किया। अब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि क्या हमने जो मेक इन इंडिया का एक जो पूरा एक सवाल ये भी है रजत जी और मनीष जी, आपसे भी होगा ये सवाल कि जो मेक इन इंडिया के बीच में जो नारा लगा उसके शेयर पे, जो उसका आइकन बना शेयर, उस पे सवार हो गई चीन की कंपनियां और भारत के भीतर उनको ज्यादा फायदा मिलने लगा। तो क्या था ऐसा कि हम क्या बिल्कुल मिस कर रहे थे कि चाइना क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं, हम एक उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि चाइना शायद बहुत पॉजिटिव हमारे साथ होगा। जी रजत जी। नहीं उत्कर्ष जी, ये जो बातें आपने कही, मतलब कुछ चीजें होती है रेटोरिकल और कुछ होती है प्रैक्टिकल।
जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो होती हैं रेटोरिकल, और उसके अंदर जो भी कुछ ये कहा गया, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, गुडविल जेस्चर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ रिटोरिक्स। प्रैक्टिकल क्या हुआ, उस असली सब्सटेंस वो है। रिटोरिकल्स इज जस्ट अ फ्रॉथ, ऊपर के फ्रॉथ को हटा दीजिए और फिर नीचे के सब्सटेंस पे आइए, क्या हुआ। प्रैक्टिकली कुछ हमारे लिए फेवर में दिखाई दे रहा है क्या? हमारे इंडस्ट्री के फेवर में कुछ दिखाई दे रहा है? प्रैक्टिकली बहुत इंडस्ट्री का, देखिए इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट को बहुत सीरियस इशू लेना पड़ेगा। ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। कि फॉर एग्जांपल हमने जापानीज कंपनीज वहां से मूव आउट कर रही हैं क्योंकि सेंटीमेंट बन रहा है, इसलिए हम जल्दी से यहाँ पे कुछ स्कीम्स निकाल दें और कुछ उनको ले आएंगे। और अभी कल गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अनाउंस कर दिया है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे तो हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करते हो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, और डोमेस्टिक सेल करेंगे तो आपको ड्यूटी उस वक्त देनी पड़ेगी। ये सब इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि इशू क्या है कि जब तक गहराई से इस इशू को नहीं समझेंगे कि पहली बात, हाउ एंड व्हाई चाइना बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे नहीं बन गया और ओवरनाइट नहीं बन गया, और ना ही वो ओवरनाइट वहां से सारे जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो भी उनके मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, वो ओवरनाइट नहीं जाने वाले, कुछ नहीं होने वाला। ये आपको पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, रिटोरिक सारे रह जाएंगे, और उसके बाद अगर उत्कर्ष जी आप भी अगर एक बड़ी कंपनी होंगे जिनका एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना का होगा, तो आप बड़े ठंडे दिमाग से दिमाग अप्लाई करके सोचेंगे कि आगे आपको क्या रणनीति अपनानी है। कारण उसका क्या है कि चाइना के, देखिए दो कारण थे जो चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना। सबसे पहली चीज लेबर आर्बिट्राज। आज से 25 साल पहले से देखते चले आइए तो कॉस्ट ऑफ लेबर चाइना की फिनोमिनली कम थी विज़ावी डेवलप्ड वर्ल्ड यूरोप और चाइना को अगर देखते हैं, जबकि यूरोप और चाइना वर दी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। उसके बाद दूसरा, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। एक्चुअली अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हम चाइना की उस स्ट्रेटजी के जरिए जिसके तहत उसने दुनिया भर में अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते। हम ये सिर्फ समझना चाह रहे हैं, हम अपने दर्शकों की जो तात्कालिक चिंता है हम उसके साथ बात करना चाहते हैं। हम उसके साथ ये बात करना चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ जो आम जनता के भीतर जो एक गुस्सा बना हुआ है, उस गुस्से को क्या हम चाइनीज ऐप के बहिष्कार से खत्म कर सकते हैं, या अगर कारोबारी झटका देने के लिए हम कितने तैयार हैं। मैं आऊंगा आपके पास मनीष भाई, ये सवाल जो है वो कितना बड़ा सवाल है और इस पर आपको क्या लगता है कि क्या इतना आसान है चाइना को कारोबारी झटका दे पाना? मैं नहीं समझता कि इतना आसान है। और जैसा रजत जी भी कह रहे हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपको आप आज आपके यहाँ बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए और आप अचानक से नाराज हो गए और आपके यहाँ गुस्सा बढ़ गया और आपने कहा एकदम खत्म कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बनने में सालों लगता है तो खत्म होने में भी वक्त लगेगा। अच्छा, दूसरा मैंने कहा डिपेंडेंस आपकी ज्यादा है, उनकी कम है। आज आप हटा दीजिए, आपके कंज्यूमर्स को फायदा ज्यादा हो रहा है उनकी वजह से, उनको पता नहीं कितना हो रहा है, आपको फिलहाल हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, हम जो सारी बात कर रहे हैं उसमें उत्कर्ष भाई एक बात और बीच में लानी होगी हम सब लोगों को, थोड़ा इकोनॉमिक नहीं है लेकिन एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। अगर आप देखिए 1978 में डेंग ने जब वहां पर शुरू किया रिफॉर्म तो लगातार चलता रहा। शी जिनपिंग आते हैं 2013 में, और 13 में उनके आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और तमाम बदलाव। और उनके आने के बाद से जो माहौल वहां बन रहा है, फिर वापस वही जो कम्युनिस्ट पॉलिसी वाला था वो बन रहा है कि अभी तो कुछ दिन पहले, एक साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, उनके कुछ सपोर्टर्स ने यहां तक कह दिया कि वापस फिर स्टेट मोनोपोली का समय आ जाएगा। आप समझिए, आप जिस पहली मुलाकात की बात कर रहे हैं जिसमें वो बात कर रहे थे कारोबार बढ़ाने की और आपस में, उसके बाद वहां पर भी लगातार परिवर्तन चाइना के अंदर भी हो रहा है। उन परिवर्तनों पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि उनके यहाँ अंदर क्या हो रहा है, तब आपको कई जवाब मिलेंगे। उनके यहाँ भी अंदर काफी डिस्टर्बेंसेस हैं। ये बात अब मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा भावेश जी के पास। भावेश जी, क्या लगता है कि चाइना इस तरह का जो बिहेवियर, अचानक से जो इतना वायलेंट बिहेवियर जो हुआ है, वो क्या उनकी अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस है? एक सवाल। दूसरी सवाल ये कि अगर हम बहिष्कार
आम जनता जो है बहिष्कार करने की बात कर रही है सरकार के मतलब चाइना के सामानों का, तो क्या भारत सरकार अभी जो खासतौर से $5 ट्रिलियन की जो बात हमने की थी कुछ वक्त पहले, उसमें बड़ा कंपोनेंट था उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें इन्वेस्टर समिट में भी बहुत बड़ा कंपोनेंट था, और नोएडा में तो चीन की 3 बड़ी कंपनियों को हमने बुला के वेलकम किया था। ये पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का बन रहा है सर? देखिए उत्कर्ष जी, जब हम लोग जो अभी हम डिस्कशन में जितने लोग शामिल हैं, हम लोग करीब करीब 50 को क्रॉस कर चुके हैं। 50 से एज सबकी ज्यादा होगी मुझे लगता है। हमने जब स्कूल एज में, हमें मुझे लगता है कि सब लोग यही पढ़े होंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई। मनीष जी कम है क्या? खैर ठीक है, मनीष जी बधाई हो, तो आज 50 से कम वाले। लेकिन हम लोगों ने बचपन में ये देखा है कि हम लोग सब ये कहते हुए बड़े हुए हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई। ये हिंदी चीनी भाई भाई अचानक अभी एक छोटी सी बात से, मैं इसको छोटी सी बात मानता हूँ, ठीक है, हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई है सीमा पर, हम सब उसको लेकर जो एक संवेदना है, और पूरे देश में जिनके घर पे भी इस तरह की घटना हो रही है, जिसके घर भी इस तरह की डेड बॉडीज पहुंच रही होंगी, शहीदों के शव पहुंच रहे होंगे, वहाँ क्या माहौल होगा हम सब अनुभव कर सकते हैं। वो भी इस वक्त जब कोरोना के समय में, जब हम लोग बैठे हुए घरों में दूसरे तरह की चिंताओं में मसरूफ है। तो चीन को लेकर जो हमारी नीति रही है वो कुछ और रही है, और अचानक से इसमें ऐसा क्या परिवर्तन आया है जिसकी वजह से हम इस मुकाम पे खड़े हैं। इस बात को ज़्यादा चर्चा पे हम लोग ले आए हैं कि चीन से हमारे व्यापारिक रिश्ते बिल्कुल अब क्या खत्म हो जाएंगे। हम आत्मनिर्भरता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वैसी आत्मनिर्भरता, क्या चीन से आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? क्या हमें बाहरी सामानों का इस्तेमाल नहीं करना है, या सिर्फ चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं करना है? जब हम ग्रो करते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं। तो वो आत्मनिर्भरता क्या चीन के खिलाफ एक हमारा औजार है या क्या है? आप देखिए कि चीन को लेकर, या कहिए कि उत्तर में जो हमारे देश हैं, ईस्ट में जो, सॉरी पूरब में जो हमारे देश हैं, उसको लेकर हमारे भारत की एक नीति रही है। और प्रधानमंत्री जब वीपी नरसिम्हा राव थे तो एक नीति थी लुक ईस्ट, है ना। अब वो प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और अचानक वो नीति का नाम जो है लुक ईस्ट नहीं है, एक्ट ईस्ट है। मतलब ईस्ट में हमारी क्या कार्रवाई होगी? तो सरकारें आती हैं तो नीति बदलती है, और कई बार हमारी नीति इस लिहाज से भी होती है कि हम अपने, अभी देखिए पिछले कुछ समय से, पिछले 6 सालों से हम शायद विदेश नीति को भी अपने पॉलिटिकल डोमेन में लेके आ गए हैं। आपने देखा कि चुनाव किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर हुआ जी। आप इससे सहमत हैं कि जो पिछला, जो 2019 का चुनाव एक नए नैरेटिव पे लड़ा गया, जिसमें भारत के 56 इंच सीना पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा दिखाई देता है, वो हम जताने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमारी नीति एक स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि हम, लगता है कि हम और हमारी सरकार, हम अपने पड़ोसी को, जिसकी सीमा बहुत बड़ी सीमा है, मतलब 3000 किलोमीटर से ज्यादा हमारे दायरे में वो हमारी सीमा पर, हम उसके सामने हैं। पाकिस्तान के जो से लगी हुई जो सीमा है, वो उसका किलोमीटर नापेंगे और चीन से नापेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीन हमारे मतलब कितना निकट पड़ोसी है। और वाजपेयी जी जब वो थे, उस वक्त हमारी क्या नीति थी कि पड़ोसी देशों के साथ हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। तो हमें लगता है, शुरू में हिंदवी जी ने भी कहा कि क्या इस युद्ध की जरूरत है? ऐसे सीमा पर ऐसे तनाव होते रहते हैं, और थोड़ी बहुत इस तरह की, आप अगर टुकड़ों में देखेंगे तो पाकिस्तान में तो कोरोना काल में ही इस तरह के जो छद्मवार में, वहां भी अच्छी खासी मौत हो चुकी है। इसी मैं सिर्फ कोरोना की बात करूंगा, 20 नहीं होगा तो 10-12 तो जरूर हमारे सैनिकों को वहां पे नुकसान पहुंचा है, उनको शहादत मिली है पाकिस्तान की सीमा पर। तो क्या हम पाकिस्तान के साथ भी युद्ध कर? मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक चैनल से ये सारी चीजें हैंडल होनी चाहिए। और जहां तक आप व्यापार की बात कर रहे हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार, जो आप सब्जेक्ट लेके आए हैं कि ये ऐप का बहिष्कार कर देने से क्या हम चीन से मुक्त हो जाएंगे, ये ऐप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो लिस्ट देख के हैरान था कि इतने सारे ऐप पर वो काम कर रहा है।
हमें सिस्टमैटिक तरीके से इनके विरुद्ध अगर लड़ना है तो इसका विकल्प देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि चाइना ने पूरी तरह से उसके पास उसने अमेरिकी सारे ऐप का और अमेरिकी संसाधनों का जो उनका टेक्निकल है या कह सकते हैं कि डिजिटल है उसका इस्तेमाल नहीं करता है। वो गूगल का इस्तेमाल नहीं करता, वो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करता, वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता। उसने अपने लिए वहां पे इस तरह के विकल्प दे रखे हैं। अगर भारत में भी हम चाहते हैं कि चीन इस तरह के ऐप से मुक्ति मिल जाए तो भारत सरकार को किसी के साथ कोलैबोरेशन करके अपने इस तरह, अगर हम टिकटॉक जैसा विकल्प दे सकें, हमने लोगों को आदी बना दिया। अगर अंग्रेज हमें चाय की आदत लगा के गए थे तो हमने चाय पीना शुरू कर दिया है ना, तो हम इन चीजों को छोड़ नहीं सकते। हमारी जनता एक दिन में टिकटॉक बनाना छोड़ नहीं सकती है, हमें उनका विकल्प देना पड़ेगा। रजत जी कह रहे हैं ना कि व्यापार इतना जल्दी खत्म, आप सामान एक सिस्टम बना देते हैं, एक सिलसिला बन जाता है, अचानक आप बीच में कहते हैं कि खत्म कर दीजिए। भाई जो सामान आ गए हैं व्यापारियों के पास, कारोबारियों के पास, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं कि 2020 में इतना, 2021 में इतना सामान आएगा, उन चीजों को हम अचानक से बंद कर दें, ये अचानक ऐसे ये खिड़की खोल के अचानक ये खिड़की बंद कर देने का मामला नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय नीति इस तरह से काम करती है। तो ये हम लोग पब्लिक इस तरह की बातें करते हैं, लगता है इसको इस रूप में देखने को। तात्कालिक घटना की वजह से बहुत भावुक हो गया हमारा देश। वैसे भी बहुत भावुक देश हम लोग हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि तुरंत फैसला हो जाए, और खासतौर से जब सोशल मीडिया का जमाना इस तरीके से, तो मुझे तो लग रहा था कि बॉर्डर पे जितना बड़ा युद्ध हो रहा है उससे बड़ा युद्ध जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर चलने लगा। तो वो अपनी जगह पे है, जनता बहुत भावुक है, जनता के पास अपनी सूचनाओं का अपना एक सीमित वो है। रजत जी, मैं आपसे एक बड़ा क्रिस्पी सा सवाल है और बहुत क्रिस्पी आंसर, क्योंकि हम अब हम इस प्रोग्राम के अंत की तरफ जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर आज हमने तय कर लिया कि हम बिल्कुल क्लियर, हमारी सरकार ने स्टैंड ले लिया, तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि क्लियर स्टैंड ले कि इंपोर्ट को बिल्कुल रोक दे? एक सवाल का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा कि हमारे पास एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमारे पास क्या ये विकल्प है कि हम चाइना के इंपोर्ट को एब्रप्टली एकदम से खत्म करके और तुरंत हम अपनी प्रोडक्शन को उसी स्केल पर ले जा पाए? उत्कर्ष जी, पहली बात तो कि ना तो गवर्नमेंट का ऐसी कोई इंटेंशन है और ना ही ये प्रैक्टिकल है जो बात आपने कही कि एब्रप्टली एंड कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ऐसी कोई इंटेंशन है नहीं कि हम एब्रप्टली सारी बिजनेस रिलेशनशिप हम बंद कर देंगे, इंपोर्ट लेना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री ने पिछले 1 महीने से जो बोला है, जो आत्मनिर्भर योजना के तहत उन्होंने जो पैकेजेस जो 6 ट्रांचेस में लेके आए थे, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक अपील करी थी, गो लोकल, वोकल एंड ग्लोबल। तो लोकल वोकल एंड देन गो ग्लोबल, ये देखिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लोकल बनिए। नहीं, मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों कह रहा हूं इसको, इस इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करिए, फिर आप उसको वोकली उसको एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ मैं लोकल मैन्युफैक्चर्ड आइटम कंज्यूम कर रहा हूं, ताकि कि उसकी कम से कम जब तक कि वो एक एडिक्वेट वॉल्यूम में नहीं आपका मैन्युफैक्चरिंग होगी, तब तक आपकी कोई भी मैन्युफैक्चर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाइना क्यों आज इतना बड़ा बना हुआ है? क्योंकि उनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल्स है। कोई भी चीज, कोई भी, अगर वो पीपीई भी बनाते हैं तो करोड़ों में बना लेते हैं। हमारे, आप ये देखिए कि मतलब वो अगर वो शेयर कोई भी चीज आइटम बनाते करोड़ों में बना लेते हैं, बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहली बात स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबल अगर हम लोग स्केल कर भी लेते हैं तो क्या कंजम्पशन होगी, ये एक इशू बना हुआ है। इस वजह से अच्छा, और हमारी अपनी गवर्नमेंट्स का जरा आप रवैया देखिए, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आज भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। वो एक्सपोर्ट आज भी देखिए वो नीतियां लेके आ रहे हैं कैसे हम एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट करने अब आपकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है, दुनिया के सारी कंपनियां, सारे देश आपको देख रहे हैं कि हम आपकी 1.35 बिलियन की पॉपुलेशन को हम सर्व करेंगे, फीड करेंगे। आपकी अपनी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्टर्स को हम कितना ज्यादा
उनको हम उनको रिलीफ दे सकते हैं, कितने बेनिफिट्स दे सकते हैं, जबकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है आज की तारीख में वो हाई कॉस्ट के नीचे दबा जा रहा है। आज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैन्युफैक्चरर को लोकली ये है, उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है। विज़ावी आप दूसरी कंट्रीज में जाके देखिए, हम लोग और लोकल हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, वो उनको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं 7.5% की, मतलब कि एक रुपया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हम पे कर रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना हो गई, डीजल हो गया कि डीजल पे वैट लिया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ले ली, और फिर आप कहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो जाए। कहां से कॉम्पिटिटिव होगी? हम चाइना, चाहे वो चाइना हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, सवाल अकेला चाइना नहीं है, श्रीलंका भी हमसे ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, वियतनाम भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है। जब तक कि लोकल गवर्नमेंट्स बार बार, इस वजह से देखिए इट इज नॉट ऑल दैट इजी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक बात मैं इसमें, एक बात मैं थोड़ी सी उत्कर्षी एक आपको ऐड कर दूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कि ये जो बात हो रही है ना कि हम अभी रिटोरिकल है, लेकिन आप समझिए कि डोकलम के बाद क्या हुआ, वुहान मीट हुई, महाबलीपुरम हुआ, और उसके बाद मामला सेटल हो गया। सेटल नहीं रहा, अब फिर से हुआ है, 3-4 महीने चलेगा, फिर से कोई समिट होगी, क्योंकि पैंडेमिक के चलते अभी कुछ नहीं होगा, कोई ना तो कोई चाइना जाएगा ना चाइना से आएगा। वंस पैंडेमिक ओवर, 3-4 महीने 6 महीने के बाद जब चीजें सेटल डाउन होंगी तो फिर एक समिट होगी, समिट होने के बाद फिर चीजें आपस में रिजॉल्व होंगी, फिर एक उनका आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर 3-4, लेकिन ये जो 3-3, 4-4 साल का अंतराल पड़ता है ना बिटवीन स्कर्मिशेस, उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं करेंगे तब तक हम बार बार वहीं जाके खड़े हो जाएंगे। सही बात कही हमने कि हम अभी देखिए स्क्रीन पे मैं आपको एक हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनका कमेंट दिखा रहा हूं मैं। वीरेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि जितने बैठे हैं सब चलो चाइना को सबक सिखाते हैं, हो तैयार या सिर्फ बातें ही करोगे? तो ये पब्लिक की भावना है, इसको मैं ये नहीं कहता हूं कि, लेकिन जनता बहुत भावुक है। मनीष भाई जनता की इस भावुकता को, और रजत भाई ने जो बात कही कि इतना आसान नहीं है। होता क्या है कि एक घटना घटती है, हम पैनिक में आते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद एक दूसरा इवेंट होता है, हम उस इवेंट पे उलझ जाते हैं। ये सब जगह होता है, और खासतौर से हम भारतीयों के साथ ये बड़ा स्वाभाविक सा मामला है कि नई घटना के पीछे हम बहुत तेज जाते हैं। तो गुस्सा तो लेकिन है, और गुस्सा, ये वाला गुस्सा कुछ ज्यादा हमें स्थायी दिखाई दे रहा है, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो पाकिस्तान के साथ हमारे जिस तरीके से रिश्ते बिगड़े हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि सिंबॉलिक, जनता ने अपना सिंबल दिखा दिया है कि वो उसके हाथ में है कि ऐप डिलीट कर देंगे तो वो ऐप डिलीट कर देंगे? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार या हमारी कोई सरकार, क्योंकि मैंने ये देखा है कि चीन, जो रजत जी अभी कह रहे थे कि प्लांट वे में हमको आना पड़ेगा, 3-4 साल का टाइम देना पड़ेगा, चीन की सरकार ने 2014 के बाद, मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अहमदाबाद में हुई थी शी जिनपिंग से, उसके बाद से 560 के करीब चीन की कंपनियों ने नए सिरे से भारत में काम करना शुरू कर दिया। तो यानी कि हमने उनको स्पेस दिया। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि चीन की राज्य सरकारों ने कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट किया है भारत के स्टार्टअप बिजनेस के भीतर। चीन के 3 बड़े राज्यों ने भारत के भीतर सीधा निवेश किया है। इसके अलावा हमारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स हैं, उसमें रेलवेज भी शामिल है, सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर भी शामिल है, जिसमें चीन के सामानों का या चीन की कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्टेक है और मेंटेनेंस के ऊपर। तो क्या ऐसी स्थिति में, मनीष जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय निकल ही गया है, कि क्या सरकारों के लिए इतना आसान है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा कि वो ट्रेड वॉर में घुस जाते हैं, उन्होंने ड्यूटीज बढ़ा दी और सब किया, क्या भारत सरकार ऐसा कुछ करने की स्थिति में है या करे? देखिए, दो तीन छोटी छोटी बातें, सारी बातें जोड़ देने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये जो भावना बनती ना, भावुकता बनती है, ये सरकारों को सूट करती है। एक तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जमाना है,
पूरी दुनिया में अगर आप देखिएगा तो उसी पर सारे नेता उसी पर राइड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, हम हो, सब लोग उसी पर राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए डीग्लोबलाइजेशन की बात शुरू हो गई है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जमाना है ये। तो ये सरकारों को सूट करता है, क्योंकि तमाम जो लोकल मुद्दे, लोकल परेशानियां होती है, उनसे ध्यान हटाने का इससे अच्छा कोई चारा नहीं है। वो चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो जाए, चाइना के बॉर्डर पर हो जाए, फिर हम सब भूल जाते हैं कि हम क्या समस्याएं हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो चाइना ने इन्वेस्ट किया, कुछ भी यूं ही नहीं होता है, हर चीज प्लान्ड होती है और वो उसके बाद होती है। अगर चाइना ने इन्वेस्ट किया तो चाइना वैसे भी सारी चीजों को प्लान करके करता है। हमारे यहाँ जो सारे इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहा है, उसकी सारी प्लानिंग का है, उसकी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो रजत जी बार बार कह रहे हैं, अगर आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सूट करे, उनको फेवर करे, तब वो अपने को वो चाइना के कंपटीशन में खड़ा कर पाएंगे। तो क्या हम बातों के अलावा वो उनको माहौल दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम भारत को वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, बातें, सब बातों का क्या, उसी पे रह जाता है। हम फनफेयर के साथ कोई स्कीम लॉन्च करेंगे, प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, फिर वो कहीं बीच में खो जाएगा। दूसरा, ये जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो ऐसा है, वो कहीं भी काम नहीं करने देगा किसी भी तरीके से। उसका इतना इंटरफेरेंस है, राजनीतिक पक्ष इंटरफेरेंस बहुत हमारे क्या है। हमको काम करना है तो काम करने के माहौल बनाए, एंटरप्रेन्योर समझना पड़ेगा हमको, और वो हमको लगता नहीं कि कम से कम भारत में वो माहौल है। सरकार का जो तीसरे दर्जे का अधिकारी है ना, वो भी इनके यहाँ धड़धड़ा के घुस जाएगा, इनका कॉलर पकड़ लेगा। ठीक बात है मनीष जी। भवेश जी, आपका आखिरी कमेंट कि क्या भारत सरकार अब इस कारोबारी मोर्चे के ऊपर क्या कोई बड़ा फैसला लेगी, और अगर लेगी तो क्या उसके जरिए वो चीन के ऊपर दबाव बना पाएगी, या हमारी जो जन भावनाएं हैं उसको तात्कालिक रूप से शांत करने के लिए कुछ ऐसे ही, जैसे एसटीएफ ने एक वो निकाल दिया सर्कुलर, और जिस तरीके से एनआईसी ने एक सर्कुलर निकाल दिया, सिर्फ यहां तक चलेगा, या कोई बड़ा ठोस कदम उठने वाला है? देखिए उत्कर्ष जी, चाइना का जो सामान आज हमारे यहाँ है वो ऐसा नहीं है कि चाइना ने एकदम फेंक दिया है, हमारे यहाँ ठेल दिया है और इसलिए जबरदस्ती उसने हमें दे रहा है। हमारी व्यापार नीति ऐसी है, इसकी वजह से आज चाइना में ये सामान अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम नीति बनाते हैं कि उनका सामान आसानी से आने देंगे। आप याद करिए ना, उस वक्त जब हम नेपाल के रास्ते से कुछ चोरी छुपे कुछ चाइनीज कपड़े ले आते थे, चाइनीज सामान ले आते थे, घड़ियां ले आते थे, और ये सारी चीजें बॉर्डर वाले इलाकों में स्मगल होके आती थी। आज वो आसानी से हमारे यहाँ है। तो ये भारत सरकार की नीति थी, जिसकी वजह से आज हर जगह चाइना का सामान दिखाई देता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं वो देख रहा था, कार्टून देख रहा था, जिसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि वो मैं चाइना का सारा चीजों का त्याग कर दिया, वो दिखा रहा नंगा है व्यक्ति। तो आज हम चाइना पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, चाइनीज सामानों पे, कि हम उसको अपने जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा बना चुके हैं उसको। और अचानक हम अगर कह रहे हैं कि उसको हम खत्म कर देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, तो हमें लोकल जो हमारे इंडस्ट्री है, जो सामान जो चाइना के सामान का विकल्प बन सकते हैं, क्या उनको बनाने के लिए हम ऐसी नीतियों को लेकर आना चाहते हैं, आ रहे हैं, या सिर्फ एक नारा दे के हम किनारे बैठ गए हैं कि हम लोग वोकल फॉर लोकल, और फिर उससे आगे बात नहीं बढ़ रही है। अगर हम चीजों को, जैसा मनीष जी भी कह रहे हैं और रजत जी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर हम अपने स्थानीय उद्योगों को उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं कि वो जन जन में वो सामान का इस्तेमाल आसानी से हो सके, उसको खरीदने की क्षमता उनकी हो, तो क्यों नहीं हम लोग। चाइना के सामान की तो हमेशा बात ये होती है कि सस्ता है, इसलिए उसका कंजम्पशन जो है वैसे भी बढ़ जाता है। वो परिस्थितियां अगर भारत में बनाई जाए, वो लेबर इंडस्ट्री जो है उस तरह से, लेबर लॉज हो उस तरह से, जो उसके रॉ मटेरियल्स हो उस तरह से, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो। भाई व्यापारियों को ऐसा तो है नहीं कि वो चैरिटी करने के लिए है, वो व्यापारी व्यापार करने के लिए है, उस पर जो भी होगा उसको उसके ऊपर मुनाफा अपना जोड़ेंगे। तो अगर हम जो चाइना से जो सामान आ रहा है यहाँ भेजने के बाद सस्ता हमें पड़ रहा है, बावजूद इसके उनका मुनाफा हो रहा है जी। तो ये फायदे और मुनाफे का खेल को समझना पड़ेगा। हमें वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं रहने देना पड़ेगा, जमीन पर अगर कार्यान्वित कर पाएंगे हम, तो हम चाइना के सामानों का बहिष्कार कर पाएंगे या उसके बगैर जीना सीख पाएंगे। इस पूरी बातचीत से जो बात निकल के आ रही है वो बात ये है कि अगर हमें चीन को कारोबार के फ्रंट के ऊपर एक चुनौती देनी है, और जहां पर कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत है, तो वो शायद
एक दिन में नहीं हो सकती, लेकिन बावजूद उसके मैं इस बात को मानता हूं कि जो आम जनता का जो गुस्सा है और जो जिस तरह की अपीलें आ रही हैं, जिस तरह से जो फिलहाल तो ऐप उसके हाथ में है तो वो अपने हाथ वाली चीज कर रही है, लेकिन अब ये भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी बात है, सोचने का ये वक्त है कि वो सोचे कि जो सिर्फ बातें हमारी जो होती रही हैं, हमने 5 साल पहले मेक इन इंडिया का नारा दिया और मेक इन इंडिया के शेर पर सवार हो गई चीन की कंपनियां। दूसरी, हमने नारा दिया है कि लोकल को वोकल करना है। जाहिर सी बात है कि लोकल को वोकल करने में, वोकल तो बाद में आएगा, पहले लोकल को वो कंडीसिव एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि वो इतनी मजबूती से आ जाए कि वो दुनिया की चीजों का मुकाबला तो खैर अपनी जगह पे करेगा ही, लेकिन पहले अपने उपभोक्ता, देश के उपभोक्ताओं के लिए एक उसी तरह की कॉम्पिटिटिव, मजबूत और सस्ती चीज जो आम आदमी के उपभोग में बराबर से आ पाए। तो ये वक्त है सोचने का, और ये वक्त है खास तौर पर अब सरकार को सोचना होगा कि वो इस जनभावना को समझते हुए, चीन के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते को समझते हुए, चीन के इस विस्तारवादी रवैये को देखते हुए अपनी विदेश नीति, अपनी व्यापार नीति, अपनी वाणिज्य नीति, अपनी कूटनीति के साथ ऐसा कैसे माहौल बनाए जो भारत के भीतर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बन पाए जहां पर कि सब लोग आत्मनिर्भर भारत वाली जो कल्पना है वो पूरी हो पाए। क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। मनीष जी कह रहे थे कि बातें हैं, बातों का क्या, तो इन कस्बे वादों की बात, मनीष जी मैं आपको बस इतना बता दूं कि इस देश की जनता की याददाश्त कमजोर भी है और मजबूत भी है। तो अगर सिर्फ वादे ही वादे रहेंगे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर उसे वाकई काम करना है तो अब जमीन पर कुछ बातों को उतारना ही पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। आप दर्शकों ने काफी धैर्य से हमें सुना, करीब 45 मिनट का हमने ये प्रोग्राम हमारा हो गया। हमने तय किया था 30 मिनट, लेकिन आपकी जिस तरह से जो व्यूअरशिप आ रही थी उसने हमें उत्साहित किया, और विशेषज्ञों ने अपनी बात के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है, भावनाओं से इतर जो जमीन है उस जमीन की सतह का रुख क्या है। तो हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ जुबली पोस्ट के यूट्यूब चैनल पे, जुबली पोस्ट के हमारे फेसबुक लाइव के साथ, और हमारे वेब पोर्टल www.jublipost.in के साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे कल 5 बजे फिर एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।